हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हुआ था। आज हम देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या रखा है। 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग, व्हिच वन इज रॉन्ग। तो यहाँ से हमको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ढूंढना है, ठीक है। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। यस, जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर पीएच में वो एक्शंस दिखाएंगे। तो जो पर्टिकुलर पीएच, जैसे कि मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 40 डिग्री से लेस होगा तो भी एंजाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। तो कुछ एंजाइम्स की ऐसा नहीं कि हर एंजाइम के लिए 40 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। कुछ एंजाइम्स की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच है। यहाँ पे पीएच के बारे में दे रखा है। अच्छा, मैंने टेम्परेचर बता दिया। तो पीएच और टेम्परेचर ये ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पीएच जहाँ पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम फंक्शंस दिखा पाएगा। समझ रहे हो ना। ऐसे देखिए, जो खाना है ना, हम रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि बाहर ऐसे रहेगा तो ये खाना जो है ना ख़राब होने की चांसेस होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने टेम्परेचर को लो करके रखते हैं, तो इसलिए एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी वहीं पे शो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए खाना आसानी से ख़राब नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो एंजाइम ये जो है ये तो सही बात है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। एंजाइम्स आर डीनेचुर्ड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स दे आर इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। यस, ये भी तो सही बात है। देखिए, एंजाइम कैसे बनी हुई है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन, और एक ही एक्सेप्शन होता है, दैट इज द राइबोजाइम, जो कि आरएनए से बने होते हैं। तो एंजाइम्स जो होता है प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाता है। कैसे आप याद रखोगे? जो एग, आप यदि नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आपने बॉयल्ड एग कंज्यूम किए होंगे। एक ये के एलोइस पार्ट रहता है, ठीक है ना, बीच में, और ये व्हाइटिस पार्ट और बाकी सारे रहता है, ठीक है ना। ये व्हाइटिस पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं एल्बुमिन, ठीक है ना। ये जो एग एल्बुमिन है, एल्बुमिन प्रोटीन से, मतलब कि ये प्रोटीनस पार्ट होता है, एल्बुमिन से भरी हुई है। तो वो क्या होता है, आप देखोगे जब वो एकदम सॉलिडिफाइड हो जाता है, जब ऐसे रॉ को अपने ब्रेक करोगे, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में आता है। जब अपने उसको बॉयल करोगे, उबालोगे, तो उसके बाद वो सॉलिड हो जाता है, तो डिनेचर हो जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। तो और ये एक दे रखा है कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एंजाइम जो है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस में भी काम करेंगे। कौन सी एक्सेप्शन है, याद रखिए। आपने टैग पॉलीमरेज के नाम सुना होगा। कहाँ ना, जब हम पीसीआर पढ़ते हैं तब उस टाइम पे हम पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस करवाने के लिए एक डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल सी डीएनए पॉलीमरेज वहीं पे यूज नहीं होता है, वहाँ पे टैग पॉलीमरेज यूज होता है। ये टैग क्या होता है? टी स्टैंड फॉर थॉर्मोस एंड ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वाटिकस, ठीक है ना, एक्वाटिकस। कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो इतना हाई टेम्परेचर में भी अपनी फंक्शंस कर पाते हैं। तो ये भी एक एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि थर्मोस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से पाया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर में काम करता है। समझ रहे हो ना। तो बायोलॉजी की चीज़ें हैं ना, हमेशा एक्सेप्शंस रहेगा, ठीक है। ऐसा तो कोई पत्थर वाली चीज़ें नहीं है ना, इस पत्थर के लिए है वही है, ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये टर्म भी सही है। पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स रहता है, जैसे पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की रहता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भी फिट हो जाएगा, ठीक है ना। लॉक एंड की जो होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की रहता है। इसी प्रकार की पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही बाइंड होगा और किसी के साथ बाइंड नहीं होगा, उसको हम एंजाइम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ऑप्शन सी भी सही है। फिर डी देखेंगे, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड। नहीं, एंजाइम्स लिपिड नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आरएनए से बनी होती हैं, एंजाइम्स कभी भी लिपिड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये तीनों जो चीज़ें हैं ये सही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट फाउंड इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर कौन सी शुगर नहीं है? सुक्रोज दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, लैक्टोज दे रखा है, फ्रुक्टोज। आपको क्या लगता है? लैक्टोज, मिल्क रिलेटेड शुगर, क्या कोई प्लांट से मिल्क निकलता है? मिल्क जैसे व्हाइटिस वो सिक्रेशंस होता है, वो मिल्क नहीं है, ठीक है ना। मिल्क में आपका लैक्टोज रहता है ना, जो मिल्क शुगर जो होता है लैक्टोज होता है। यदि आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 की आंसर जो है आपकी रहेगा जो लैक्टोज मिल्क शुगर। आप याद रखिए, लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ठीक है।
बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर इन ए न्यूक्लियोटाइड। कल भी हमने बात किए थे, जैसे जो है ना न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इस तरीके से पेंटोज शुगर होता है, ये कार्बन 1 2 3 पोजीशंस, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस ऐड होगा, ए ऐड हो सकता है या तो टी या तो जी या तो सी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड बिटवीन अच्छा यहाँ पे फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में पूछा है, तो इसका मतलब है कि ये फॉस्फेट है, यहाँ पे ये शुगर हो गया, ये नाइट्रोजिनस बेसिस एंड शुगर के बीच में जो होता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा इसको हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। एक्चुअली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब बॉन्ड बनाता है, मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट एंड पहला न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड को जुड़ाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, 1 टन ऑफ द हेलिक्स इन द बी फॉर्म ऑफ DNA इज अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि आपको पता होगा जो DNA है, हम A DNA B DNA एंड Z DNA ऐसे नॉर्मली 3 तरीके के DNA होता है, उससे ज़्यादा भी है लेकिन आप याद रखने के लिए 3 टाइप के DNA याद रखिए, ठीक है। जो B DNA होता है ये सबसे कॉमन DNA होता है, मतलब कि वाटसन एंड क्रिक ने जो DNA बताए थे उन्होंने वही DNA के बारे में बात किए थे। तो जैसे कि आपको पता होगा कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बी DNA रहता है। आपको पता होगा 1 टन मतलब है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो टन है इसको हम 1 टन कहते हैं। 1 टन के अंदर आपको 10 बेस पेयर दिखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे A है तो T रहेगा, G है तो C रहेगा, इस ये 2 पेयर मैंने लिखा, इस तरीके से कितना पेयर रहेगा ना, 10 पेयर रहेगा, है ना। अच्छा, तो ये रखा कि 1 टन, ठीक है ना, 1 टन ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म DNA इज अप्रोक्सीमेटली, 1 टन में जो हेलिक्स है तो कितना, मतलब कितना रोटेट हो रहा है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो लेंथ होता है, मतलब कि ये रहेगा कितना ना, 3.4 नैनोमीटर रहता है। जो हेलिक्स टन है ये 3.4 नैनोमीटर रहता है, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर रहता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी, 1 टन के अंदर कितना बेस पेयर रहेगा ना, 10 बेस पेयर रहेगा। तो 1 बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर को, मान लीजिए यहाँ पे एक बेस पेयर है, यहाँ पे A है, T है, फिर G है, मान लीजिए C है, ठीक है। ये बोलेगा इस बेस पेयर और इस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना रहेगा। तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जो है ना टन है उसमें उनकी डिस्टेंस हो गया 3.4 नैनोमीटर। कभी कभी नैनोमीटर में भी दे रखे होंगे और कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी दे रखे होंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस देख के बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से हम डिवाइड करेंगे 0.34 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम नैनोमीटर में करेंगे तो ये जो 0.34 नैनोमीटर दे रखा है ये किसके लिए दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। समझ में आया या नहीं, मतलब कि ये एक DNA है, ये दूसरा DNA है, ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चंस पे, तो इसलिए हमने 3.4 नैनोमीटर लगाई। मैंने बताया कि यहाँ पे 10 बेस पेयर ऐसे रहेगा, और यदि मान लीजिए पूछेगा कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपको लिखना है कितना आना, 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ऑब्वियसली DNA की जो स्ट्रैंड होता है वो तो एंटी पैरेलल होता है। एक तो आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम चलेगा और दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम चलेगा। यहाँ पे 5 से 3 एंड 3 से 5 हो गया। स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल मीन्स दैट one strand turn anti-clockwise, the phosphate group of 2 DNA strand at their end share the same position, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद रखा है द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड आर इन ऑपोजिट पोजिशंस, द 1 स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज। देखिए तो क्या होता है ना, एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए, ठीक है। देखिए तो द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड साइड आर अपोजिट पोजिशंस। तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। यदि हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जब स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये शुगर की पिक्चर है, ठीक है,
अच्छा, शुगर की पिक्चर है, ये कार्बन 1 पोजीशन, ये कार्बन 2 पोजीशन, यहाँ पे सिर्फ H रहता है, यहाँ पे OH रहता है, इसलिए हम उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। एंड यहाँ पे आपका मतलब कि 4 और 5 है, यहीं पे फॉस्फेट ऐड होगा, समझ रहे हो ना। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो फिर मान लीजिए और सेकंड न्यूक्लियोटाइड हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इनकी जो फॉस्फेट है और ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो ना, इसके साथ ही क्या करेगा ना, बॉन्ड बनाएगा। इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 5 प्राइम में जो फॉस्फेट है ये फ्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आर्डेनिन जुड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए ग्वानिन जुड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रैंड इस तरीके से एक स्ट्रैंड चलेगा, विजिबल हो रहा है ना, एक तरीके के इस तरीके से एक स्ट्रैंड चलेगा। दूसरा स्ट्रैंड क्या होना चाहिए आप देख सकते हो, देखिए यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पे जैसे बनाया है वैसे की वैसे ही बनाऊंगी शेप, क्या यहाँ पे बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि हमको आर्डेनिन के साथ थायामीन को जुड़ानी है ना, आर्डेनिन एंड थायामीन जो है उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। जब भी मान लीजिए ऐसे में शुगर की स्ट्रक्चर बनाऊंगी और यहाँ पे H यहाँ पे OH ऐसे लिखूंगी और यहीं पे फॉस्फेट लिखूंगी, तो ये जो आर्डेनिन है ये तो फॉस्फेट के साथ ये तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो मुझे थायामीन को इस पोजीशंस में लानी है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो शुगर की जो पिक्चर है, मतलब कि जो है ना, कुछ सेकंड स्ट्रैंड के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए मैं बताती हूँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कौन सी तरीके के, हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऐसे, बस आपको उल्टा, ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा, अब ये कार्बन 1 पोजीशन से, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे तो थायमिन ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये थायमिन अभी जो है मतलब कि इनवर्ड रहेगा, तो इस एक स्ट्रैंड की आर्डेनिन दूसरे स्ट्रैंड की थायमिन वो आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे उनमें उनकी जो है ना, ये 3 प्राइम OH आप जो देख सकते हो ये तो फ्री है ना। अच्छा, अब क्या होगा, फिर हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड को कुछ ऐसे ही करेंगे, तो इस तरीके से चलेगा उनका, हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे साइटोसिन मान लीजिए रहेगा, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा उसके साथ साथ। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, इनकी जो OH यहाँ है, इनकी 5 प्राइम में जो फॉस्फेट था, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 प्राइम, ये जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा, एक जो है इनकी फॉस्फेट फर्स्ट, मतलब कि जो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड्स में जो एक स्ट्रैंड था, उनकी फर्स्ट वाला ये 5 प्राइम फ्री है। एकदम आखिरी वाला जो रहेगा, क्योंकि हमेशा बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है, बॉन्ड 3 प्राइम OH, क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं, बॉन्ड जो है 3 प्राइम OH और ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अच्छा, सो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा स्पेस की इशू हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपको क्लियर होगा, फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड हमेशा ध्यान दीजिए, बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए और एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए तो हमने बताया यहाँ पे ये शुगर है, शुगर पेंटोज शुगर है, ये कार्बन 1 2 3 ये 4, यहाँ पे ये 5 है ना। ये डीऑक्सीराइबोज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कार्बन 1 पोजीशंस में कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे आर्डेनिन जुड़ा है, ठीक है, आर्डेनिन जुड़ा है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बॉन्ड ना बोल के लिंकेज बोलते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शंस में होता है, हमेशा 1 कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे है, तो मान लीजिए मैं सेकेंड न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ना, DNA बनाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ग्वानिन है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे उनके हाइड्रोजन, यहाँ पे OH रहेगा, ये इनकी फॉस्फेट है। तो बॉन्ड जो बनता है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम कार्बन की OH एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। 2 इन्वॉल्व हो रही हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, यहाँ पे 5 प्राइम में फॉस्फेट, तो 2
न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है तो डाई ईस्टर बॉन्ड हम उसको कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे मान लीजिए फिर और एक ऐसे जुड़ेगा ऐसे, तो जो आखिरी वाला रहेगा उनकी 3 प्राइम OH है ना, हमेशा क्या होता है, जो पहला न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है ना, ये 2 प्राइम, ये 1 है, तो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की जो मतलब कि उसकी सब्सिक्वेंट आगे वाला न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो हमेशा इनकी जो जो लास्ट जो रहेगा, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा, इनकी 3 प्राइम OH फ्री है, तो इसलिए ये फास्ट न्यूक्लियोटाइड को फोकस कीजिए, उनकी 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है। फ्री है मतलब है कि किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है ना, फ्री है कि मतलब वही है, तो इसलिए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया ना। देखिए ये बोला है कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ DNA, एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि जब आपने एक स्ट्रैंड ऐसे बनाया है तो ज़रूर आप क्या करना पड़ेगा, आपको जो दूसरा स्ट्रैंड है तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे थायमिन आ सके, और थायमिन आएगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से चीज़ें चलता है। तो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा एंड दूसरा जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम रहेगा। 5 प्राइम ये 3 प्राइम, इसके साथ भी हम देखेंगे तो यहाँ पे जब हम ऐसे कर लेंगे कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड आर इन अपोजिट पोजीशन, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है, जब आप उसको करोगे, इनकी जो लास्ट वाला रहेगा उनकी फॉस्फेट ग्रुप कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, समझ में है ना? तो ये हो गया आपकी चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 34। फिर हम 35 से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखिए, द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ DNA एंड RNA इज ड्यू टू, याद रखिए जो DNA होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिविटी क्या होता है ना, फॉस्फेट को जब हम देखोगे P4 माइनस माइनस होता है, मतलब कि डबल माइनस होता है, तो इसलिए नेगेटिव DNA हमेशा नेगेटिवली चार्ज याद रखिए। एसिडिक दे रखा है, आप नेगेटिवली चार्ज याद रखिए। प्यूरिन की वजह से, पिरिमिडिन नहीं, ये फॉस्फोरिक ग्रुप जो होता है PO4 माइनस की वजह से होता है। तो उसके बाद दे रखा है कि द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP आर प्रेजेंट बिटवीन, हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है कि इनके बीच में वो प्रेजेंट होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये किसके बीच में रहेगा, देखिए जब हम ATP की स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए तो वही है, देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सुगर है, ठीक है, राइबोज सुगर है, इनकी जो पोजीशंस में, मतलब कार्बन 1 पोजीशंस में एडेनिन जुड़ा है। ट्राइफॉस्फेट लिखा है तो ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, जब भी जो बॉन्ड बनता है, मतलब यहाँ पे आप जब देखोगे ये किसके बीच में बनेगा, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे बनता है जो एनर्जी, जब हम बोलते हैं ना ATP, यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फेट है, जब ये ब्रेक होगा एक ही फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो ADP हो जाएगा, फिर और एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो AMP हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट रहेगा, मोनोफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट रहेगा। तो ये जो ये बॉन्ड होता है ना, फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड होता है, वही आपकी रहेगा। तो फॉस्फेट वाली बात जो है यहीं पे आता है, जो हाई एनर्जी बॉन्ड है यहीं पे होता है। तो हर एक जो स्टेप में जब भी हम बोलते हैं कि ATP की यूज होता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें चलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 दे रखा है कि राइबोज बट नॉट डीऑक्सी राइबोज, समझ रहे हो ना, राइबोज सिर्फ राइबोज बोलेंगे तो वो RNA से रिलेटेड रहेगा, डीऑक्सी राइबोज बोलेंगे तो वो DNA से रिलेटेड रहेगा। देखिए साइटोसाइंस दे रखा है, साइटोसाइंस देखिए आप ऐसे याद रखिए, 80GC एडेनिन में हो, मतलब कि DNA में होता है, AUGC आपके सिर्फ डिफरेंसेस वहीं पे आएगा। ये DNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस, ये RNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ठीक है। तो साइटोसिन है, ग्वानिन है, थायमिन है ना। अच्छा, थायमिन बोला कि ये राइबोज बट नॉट डीऑक्सी राइबोज, है ना, राइबोज है लेकिन डीऑक्सी राइबोज नहीं है। तो यूरासिल जो है वो डीऑक्सी राइबोज नहीं है, वो राइबोज होता है, मतलब RNA में पाया जाता है, ठीक है ना, राइबोज होता है। तो ये रहा 38। फिर हम देखेंगे 39, ATP एडेनोसाइन डी राइबोज सुगर, है ना, एडेनोसाइन यहाँ पे कितना फॉस्फेट रहता है, ATP ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसाइन डी राइबोज 3 फॉस्फेट, एडेनोसाइन L राइबोज, एडेनोसाइन डी राइबोज विथ 3 फॉस्फेट, एडेनोसाइन डी राइबोज है ना, ये जो होता है ना D होता है, D एंड L के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे।
कि कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलता है, इसके अकॉर्डिंग डी एंड एल होता है। डेस्ट्रो है या लेबो है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये 3 फॉस्फेट है, डी राइबोज होता है। और ये आडेनोसाइन हम ना बोल के आडेनाइन हम बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए 3 फॉस्फेट को हमने अलग किया ना, देखिए कैसे और क्यों ऐसे नाम होता है। देखिए जब हम एटीपी की स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 पोजिशंस, ये 4 पोजिशन, यहाँ पे 5 पोजिशन है। ये 1 पोजिशंस में आर्डेनिन जुड़ेगा, ठीक है। ये शुगर एंड फॉस्फेट को मिला के हम आर्डेनाइन बोलेंगे, आर्डेनाइन, ठीक है ना, आर्डेनाइन। तो आर्डेनाइन है ना, जिसमें डी राइबोज होता है, उसके साथ साथ जब हम 3 फॉस्फेट को जुड़ाएंगे, ठीक है ना, 3 फॉस्फेट यहाँ पे जब फॉस्फेट जुड़ता है हम उसको मतलब न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना। शुगर एंड ये दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। आर्डेनाइन इज ए न्यूक्लियोसाइड, समझ रहे हो ना। न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो आप न्यूक्लियोटाइड में और फॉस्फेट जुड़ाओगे क्या, नहीं, न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ऐड करते हैं, तो इसलिए आर्डेनाइन हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन आज तक जितना भी क्वेश्चंस डीएनए से रिलेटेड आया है ना, सारे प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आया है, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, देखेंगे। दे रखा है हाउ मेनी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन 1 हेलिक्स ऑफ बी डीएनए। अभी मैंने आपको बात की थी 10 होता है, ठीक है ना। आपको याद रखने की मतलब कि 10 ही रहेगा, एक जो है ना यहाँ पे आपको 10, ये यहाँ से यहाँ तक जो देखोगे इस तरीके से 10 बेस पेयर रहता है, ठीक है। तो ये तो याद रखने वाली बात हो गया। इन डीएनए ग्वानिन पेयर्स, तो आर्डेनिन हमेशा थायमिन के साथ एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा बनाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये तो बेसिक सा चीज़ें हो गया, ठीक है। 42 की बात करेंगे तो बेस पेयर ऑफ डीएनए आर करेक्टली शोन। आर्डेनिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखा है, ये तो गलत हो गया। 80 जीसी, हाँ ये हो सकता है, सही हो सकता है। 80 2 हाइड्रोजन एंड जीसी, सीजी 2 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। सीजी के बीच में 3 होता है, 80 के बीच में 3 दे रखा है, ये गलत हो गया। तो इस 42 नंबर सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है कि द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए दैट बोथ आर, डीएनए आरएनए के बीच में सिमिलरिटी क्या है। नॉर्मली डीएनए डबल हेलिकल होता है, नॉर्मली आरएनए सिंगल हेलिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा तो यदि हम बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड, दोनों डबल स्टैंडर्ड नहीं होते, कुछ में एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड। सिमिलरिटी दे रखा है हैविंग ए सिमिलर शुगर, शुगर में सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि शुगर जो है ना डीएनए के लिए आपका रहेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड क्योंकि यहाँ पे जो है ना OH आरएनए के लिए राइबोज शुगर होता है, एंड डीएनए के लिए उनकी कार्बन 2 पोजीशन में ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो इसलिए डीऑक्सी हम बोलते हैं, डीऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो शुगर सिमिलर नहीं है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों पॉलीमर होते हैं। हैविंग सिमिलर पायरिमिडिन नहीं, क्योंकि मैंने बात की थी ना प्यूरिन सिमिलर होता है, प्यूरिन में एजी, डीएनए में भी एजी होता है, आरएनए में भी एजी होता है, मतलब आर्डेनिन ग्वानिन होता है। लेकिन जो पायरिमिडिन बेस पेयर होता है, डीएनए के लिए साइटोसिन एंड थायमिन होता है, आरएनए के लिए साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। तो पायरिमिडिन भी सिमिलर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना 43C हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम 44 देख लेंगे। 44 दे रखा है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स फ्रॉम मीथेन हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट्स शुड ऑक्यूपाई द वैलेंसी पोजीशन ऑफ द कार्बन। तो ये बोल रखा है कि कितना कार्बन यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स फ्रॉम मीथेन, ठीक है ना, हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट शुड बी ऑक्यूपाई। मीथेन को जब आप देखोगे तो CH4 हम देखेंगे, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होता है ना, वो कार्बन की जो है ना वो सेटिस्फाई कितने में होता है, तो उनमें 4 रहेगा। तो यदि हम देखेंगे सॉरी कार्बन यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब इसलिए हाइड्रोजन 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 रहता है। तो अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर आप जब देखोगे, एक अमीन ग्रुप रहता है, बीच में तो कार्बन रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर R ग्रुप जो है चेंज होता रहता है, और R ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका क्या रहता है ना नाम रहता है, कौन सी अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है। ये बोला कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स फ्रॉम द मीथेन, मीथेन से अमीनो एसिड्स ये है ना, हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट्स शुड ऑक्यूपाई द वैलेंसी पोजीशन ऑफ द कार्बन, कितना हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के कितना हो जाएगा, मतलब 4 है ना। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अच्छा
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच एंजाइम अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केम कहते हैं। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के हमेशा वही बात बोलती हूँ। तो केम क्या होता है, केम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या एट व्हिच मैक्सिमम वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द हाफ, है ना। देखिए कैसे होगा, मैंने आपको बता देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब भी आपने कोई एंजाइम सबस्ट्रेट की हम बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 15 एंजाइम्स है, ठीक है, 15 एंजाइम्स है, 15 एंजाइम आपके पास कांस्टेंट है। हर एक एंजाइम्स के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स रहेगा, ठीक है ना। आपने पहले 5 सबस्ट्रेट डाला तो इमीडिएटली ये क्या करेगा ना, 5 मान लीजिए 5 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। आपने 7 डाला तो उन्होंने क्या करेगा ना, 7 प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। आपने 9 डाला, फिर मतलब जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो प्रोडक्ट भी बढ़ गया, समझ रहे हो ना। तो इनिशियली जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि एंजाइम्स के पास अभी भी कैपेसिटी है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कुछ टाइम के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा एंड सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे जैसे इनिशियली जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन मैंने 12 ऐड किया फिर भी बढ़ा, मैंने 14 ऐड किया बढ़ा, मैंने 15 सबस्ट्रेट ऐड किया बढ़ा। लेकिन मैंने जब 17 सबस्ट्रेट ऐड किया तो 15 ऐड करने के टाइम पे 15 सबस्ट्रेट बना था, लेकिन जब हमने 17 सबस्ट्रेट डाला, है ना, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज किया और प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, वही 15 और 15 में सैचुरेट रहा। मतलब कि 5 डाला था 5 आया था, फिर 6 7 8 9 10 मतलब जितना डाला। तो 15 के बाद अप टू उन्होंने क्या किया, 15 तक, है ना, 15 तक उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज नहीं हुआ। मैंने चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लिया लेकिन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम्स जो है अभी फिट हो चुका है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुका है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये जो 15 था ये उनकी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है। इस मैक्सिमम वेलोसिटी की आधा हम जब देखेंगे, इसको हम वी मैक्स कहेंगे, वी मैक्स बाई 2 कहेंगे, हाफ कहेंगे, हाफ वी मैक्स। तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है ना, इस टाइम पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये होता है Km। जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस होते हैं तो ये वही के में होता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है। लेकिन हम उस Km बोलेंगे तो आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एक एंजाइम्स की Km वैल्यू बताता है, जितना लेस Km रहेगा, ठीक है ना, उसका मतलब है कि उसमें और आपने ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो और ज़्यादा प्रोडक्ट वो दे सकता है। मान लीजिए बहुत हाई Km है तो इतना सबस्ट्रेट डालने से इतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए Km इतना सबस्ट्रेट डालने के बाद और भी जितना आपने डाला है और ज़्यादा डालोगे तो भी प्रोडक्ट मिलने की चांसेस है। तो लेस है, मान लीजिए इतना है, ठीक ना, आपने लिया है, तो हमेशा याद रखिए Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच द मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ, ठीक है ना। उनमें से कोई एक मिस होगा तो जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबस्ट्रेट 45 दे रखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच एंजाइम अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, Km कांस्टेंट ऑफ द ऑफ एंजाइम जो है Km होगा, ठीक है। हाफ ऑफ द एंजाइम ये तो नहीं होगा, मतलब कि क्वेश्चंस आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेशियो नॉन ऑफ दिस नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इज, तो एक कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम जो है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम क्या करता है, दैट इज लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, समझ रहे हो ना। देखिए ऐसे समझ लीजिए, कभी आपने मार्क किए होंगे जो लॉग होते हैं ना, मतलब कि जो क्या हम करते हैं, जो कोई आग लगाने के लिए जो लकड़ियाँ वगैरह होते हैं, हैं, मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा लकड़ियाँ हैं तो आप वहाँ से आग लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, क्या आपने इनिशियल मतलब कि इतना बड़ा लॉग है ना लकड़ियों का, तो आप वहाँ से मैचस्टिक कैसे लगाओगे, है ना, मैचस्टिक इस तरीके से लगाओगे, क्या सडनली ये मतलब कि एकदम फायर फ्लो होने लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। या छोटा सा भी है तो कुछ टाइम आपने उसको लेके, है ना, कुछ टाइम या हमने उसके ऊपर किरोसिन या पेट्रोल डाल देते हैं, उसके बाद वो हो जाता है। मान लीजिए फिर भी कहीं पे एक आग लगी है, आपने जो विंटर सीजन में ऐसे करेंगे शायद ना, अभी तो इतना भी विंटर नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप डालोगे वहीं पे आग लगना शुरू हो जाएगा, नहीं, कुछ टाइम के बाद वहीं से आग लगता है ना। कभी मार्क किए हैं या नहीं किया है तो करोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम जब विंटर सीजन आएगा तो करना है, नहीं तो फिर भी ठीक है ना। अभी तो गैस में जो है हो रहा है
कुकिंग, लेकिन पहले टाइम पे लोग ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सडनली हो जाएगा, ये होता है एक्टिवेशन, समझ रहे हो ना। मतलब कि रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, हमारे टीचर ऐसे बता रहे थे कि कुछ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एकदम गैस, है ना, गैस जो है ना, एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी गैस होते हैं एकदम, एक बार लाइटर की मतलब कि इतनी थोड़ी सी आग आया, जलना स्टार्ट किया, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा इस तरीके मतलब कि लग टाइप का, जो कि थोड़े बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, है ना, पुश करने के लिए, उसके बाद हो जाएंगे। कुछ होते हैं जो आपने देखा है, जो बनाना ट्री की जो है ना, जो उनके जो ट्रंक रीजन्स होता है वहीं पे पानी भरा हुआ है, आप पानी है उसमें जितना भी आग लगाओगे, किरोसिन डालोगे, पेट्रोल डालोगे, फिर भी वो, क्योंकि उसके अंदर इतना पानी है, वो नहीं हो पाएगा। हमारे जो टीचर थे, स्कूल के टीचर थे, वो वैसे बोल रहे थे। तो वही चीज़ है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा हो सकता है मतलब पेट्रोल वगैरह डालने से तो हो जाएगा, मतलब ऐसे वो बोल रहे थे, अभी लग रहा है नहीं पेट्रोल डालने से तो हो जाएगा, तो ये पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं तो आप अच्छा टीचर कैसे बन पाओगे, सब तो गैस जैसे नहीं हो पाएंगे, कुछ लकड़ियों के, है ना, लग जैसे होंगे, कुछ बनाना के ट्रंक जैसे होंगे, वो तो होंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग इक्वल होंगे, हर एक जो फ्लावर होते हैं जितने अलग अलग उनका फ्रेगनेंस है, अलग अलग कलर है, तो इसलिए हर बच्चे अलग होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब इक्वल होंगे। और सब इक्वल होना एक्सपेक्ट करना वो तो मतलब कि बेकार की बात है ना। तो आपको ये किसके ऊपर पेट्रोल डालनी है, किसके ऊपर आपको किरोसिन डालनी है, और किसके ऊपर कोई कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तय करना है बस, ठीक है। जब आप टीचर बनोगे, लेक्चर बनोगे, तो ये चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा एमएससी तो कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसा मकसद रहा होगा ना, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये चीज़ हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया ना। परफॉर्म करने के लिए वो रिएक्शंस कुछ ऐसा चाहिए तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एंड बट द स्टार्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट, तो फिर दे रखा है कि अनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। तो ये चीज़ भी हमने पढ़े थे, ठीक है ना। हमने पढ़े थे कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होता है क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो को एंजाइम्स के बारे में हम बात किए थे, क्योंकि एंजाइम्स जो होता है अपने आप को, है ना, एंजाइम्स जो होता है अपने आप को ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है, ठीक है ना। मतलब कि अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तो उनका एक प्रोटीनियस पार्ट रहता है, तो उसको कुल मिला के हम होलो एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटीनियस आप्पो एंजाइम्स, है ना, पूरा का पूरा होलो एंजाइम्स, एंजाइम्स प्लस प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट मिलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे ना, होलो एंजाइम्स कहेंगे। तो ये जो चीज़ें है, ये बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब एंजाइम के साथ बाउंड होगा तो हम उसको को एंजाइम्स कहेंगे। तो प्रोटीनियस पार्ट को हम आप्पो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम्स क्या होता है, याद रखिए, जब एंजाइम्स की अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में कुछ डिफरेंसेस होगा, लेकिन मान लीजिए LDH1, LDH2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, 3, ये सब आइसो एंजाइम्स होते हैं, सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन उनकी अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में थोड़ी सी डिफरेंसेस होता है, हम उसको आइसो एंजाइम्स कहते हैं। जब एंजाइम्स की अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में कुछ डिफरेंसेस होगा लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे, हम उसको आइसो एंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आप कर पाओगे, ठीक है। आइसो एंजाइम्स कहेंगे। एंड होलो एंजाइम समझ में आए ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, एंजाइम्स जो होता है प्रोटीन से बनी होती हैं, उनका प्रोटीन पार्ट के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। उस नॉन प्रोटीनियस, है ना, ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, लेकिन इनकी रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं रहेगा तो फंक्शंस नहीं हो पाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीनियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को कुल मिला के हम होलो का मतलब कि टोटल होलो एंजाइम्स बोलते हैं। एंड सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट को हम आपो एंजाइम्स बोलते हैं। एंड ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट रह गया, जो ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, हम उसको को एंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। ये जो डिफ्रेंसिएशन है आप याद रखिए। तो एक होलो एंजाइम्स जो होता है वो बेहतरीन फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, एनिमल
में ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड प्लांट में जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। कौन से ऑप्शंस देखिए, सेलुलोज स्टार्च नहीं, स्टार्च ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। पहला होगा ग्लाइकोजन एनिमल के लिए। तो आपने देखे ना डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़े हैं स्टार्च से माल्टोज को कन्वर्ट हुआ वोकल कैविटी के अंदर, क्योंकि हम नॉर्मली ज़्यादातर हम क्या करते हैं प्लांट प्रोडक्ट ही कंज्यूम, राइस कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं हम, ठीक है ना, तो वही चीज़ है। अच्छा, फिर हम देखेंगे तो केम वैल्यू ऑफ एंजाइम इज द वैल्यू ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच द रिएक्शन रिचेस अप टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम, वी मैक्स की आधा जब रहता है, ठीक है, समझ में आए ना। देखिएगा अभी कितना क्वेश्चन बनता है, एक ही कंसेप्ट है, ठीक है ना। केम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आधा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे इंक्रीज करता है, इसका मतलब देखिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यदि एंजाइम्स कुछ भी एंजाइम्स नहीं रहेगा, जो खाना है डाइजेस्ट होने के लिए 16 ईयर लगेगा, 16 साल। लेकिन अभी हम क्या होता है, आप खाना खा रहे हो 4 से 5 घंटे, है ना, मैक्सिमम 4 to 5 आवर के बीच बीच डाइजेस्ट हो जाता है, फिर भूख लगने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि तो ये क्या करेगा, एंजाइम हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर लेता है, एंड एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, वो जो है एनर्जी सप्लाई नहीं करता है। इंक्रीज द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ा देता है, नहीं। रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सो अलाउइंग टू कंटिन्यू, नहीं, ये तो प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करेगा, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है ना। ब्रिंगिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो सकता है, या तो उससे मतलब कि बेहतरीन ऑप्शन ऐसे भी रहेगा कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो उनकी एक ही कैपेसिटी है, मान लीजिए जैसे मैंने बात की थी, एक आग लगाने के लिए 5 मिनट लग रहा था, है ना, मतलब कि जो आग जलने के लिए, लेकिन अपने एंजाइम में जब आएगा वो विद इन सेकेंड भी वो चीज़ें कर लेगा, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी, मान लीजिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने के लिए इतना टाइम लग रहा था, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जब आप एंजाइम की इस्तेमाल करोगे तो इतना टाइम पे वही प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेगा, तो इतना जो है एक्टिवेशन एनर्जी लो किया, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड अच्छा, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड, अच्छा, अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम कौन से अमीनो एसिड्स कहते हैं, वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, कुछ ऐसा रहता है, सी अल्फा रहता है, मतलब कि अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर क्या है, वही मीथेन की सब्स्टिट्यूशन होता है, इनमें 4 अलग अलग ग्रुप रहता है ना, कायरल कार्बन जैसे होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे आर ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये अल्फा होता है, तो इसलिए सी अल्फा। प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं सी अल्फा होते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म जाइमेज फॉर एंजाइम इन ईस्ट, जो जाइमेज जो है आपकी कौन सी यूज़ किए थे, अच्छा, कुन्ने जो है वो तो प्रपोज किए थे एंजाइम्स वाला, जो है ये बोल रहा है कि जाइमेज वाली बात कौन सी किए थे, एडवर्ड ब्रुंचन ने जाइमेज किए थे। अच्छा, लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करता है, यानी कि जैसे हर एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की रहता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की रहता है, इसी प्रकार की लॉक की फार्मूला होता है, ठीक है ना। ऐसे आप ऐसा नहीं कि किसी भी की से किसी की लॉक को आप ओपन करोगे, ठीक है ना, ये की है, ये लॉक है। लॉक की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन इल्यूस्ट्रेट दैट ए पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल मे बी डिस्ट्रॉय एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम, इंटरेक्ट विथ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, रिएक्ट्स एट आइडेंटिकल रेट अंडर ऑल कंडीशन, फॉर्म ए परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये दे रखा है कि परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बना रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इंटरेक्ट विथ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ वो काम करेगा। एंजाइम्स आर डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, एंजाइम जो होता है ये कैसे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डिफर होता है, देखिए बिंग प्रोटीन, मतलब कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से वो कैसे अलग होता है, क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन है हम देखते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन वाला बात होता है। नॉट बिंग यूज इन रिएक्शंस, नहीं, वो भी रिएक्शंस में यूज होते हैं, वो भी रिएक्शंस जैसे कि एटीपी हो गया,
ठीक है, वो भी एनर्जी यूज़ करके रिएक्शंस को, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसको प्रमोट कर लेता है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, लेकिन बिंग प्रोटीनियस इन नेचर, एटीपी जो है ना वो प्रोटीनियस नहीं है, ठीक है ना। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम देख रहे हैं तो उसमें सुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजिनस बेसिस से, प्रोटीन नहीं है। लेकिन एंजाइम्स जो होता है नॉर्मली ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, देयर इज वन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन इज योर व्हाट, राइबोजाइम, जो कि आरएनए से बनी हुई है, ठीक है। हैविंग हाई डिफ्यूजन रेट, ऐसा भी नहीं है वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, नहीं, सारे एंजाइम हाई टेम्परेचर में काम नहीं करते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर में काम करेंगे जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जो कि थर्मल वेंट के अंदर भी काम करेंगे, जैसे हम थर्मोस एक्वाटिकस बैक्टीरिया के बारे में बात किए थे और वहीं से टैग पॉलीमरेज को आइसोलेशन किया गया था, ठीक है। मोस्ट एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अच्छा 2 पार्ट्स हमने भी बात किए थे, एक तो उनका प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। प्रोटीनस पार्ट को हम अपोएंजाइम्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जो नॉन प्रोटीनस उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप पे ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो प्रोटीनस पार्ट अपोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो रहेगा हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम उसको हम क्या कहेंगे, अपोएंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। होलो एंजाइम, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनस पार्ट मिल गया तो उसको होलो एंजाइम्स कहेंगे। When coenzyme is combined with apoenzyme it is called, तो coenzyme जो होता है अपोएंजाइम के साथ कंबाइन होने के बाद उनकी नाम क्या रहता है देखिए, ठीक है। तो होलो एंजाइम्स हम उसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा 57 हो गया, फिर हम बात करेंगे 58। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, प्रोटीन की जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है हम उसको क्या कहेंगे, आप नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द को एंजाइम्स कहते हैं, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को अपोएंजाइम्स कहेंगे, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को को एंजाइम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन परफोराइन को एंजाइम फॉर कोफैक्टर, जैसे कि पता होगा कि एंजाइम्स जो है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक जो है, ठीक है, जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम सी, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी देखा था, साइटोक्रोम सी होता है आयरन परफोरिंग कोएंजाइम फॉर कोफैक्टर, तो साइटोक्रोम जो होता है ये इनमें यूज होता है, ठीक है। अच्छा फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक, यहाँ पर आज भी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स, ठीक है ना। कहाँ गया 2 अल्फा 2 बीटा, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा नहीं, 2 अल्फा 2 बीटा है ना, 4 सब यूनिट्स होता है। एंड हीमोग्लोबिन जो होता है आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा था, ये क्वाटरनरी होता है, 2 अलग अलग चेन रहेगा, मतलब कि 2 अल्फा चेन रहता है, 2 बीटा चेन होता है, तो 4 चेन है, 2 डिफरेंट टाइप्स की होता है, ठीक है ना। एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड जो फीटल हीमोग्लोबिन के बीच में थोड़ी सी डिफरेंसेस होता है, तो इसलिए अब एडल्ट के लिए याद रखिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा होता है। आज के लिए था इतना ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।